हम लोगों ने भारत में संरचना, उच्चावच, प्रवाह, जलवायु, वनस्पति, मिट्टी इत्यादि तत्वों का अध्ययन किया और सबका एक एक मानचित्र बना। यदि सभी मानचित्रों को एक दूसरे पर अध्यारोपित किया जाए तो एक समेकित मानचित्र बनेगा और यह होगा पारिस्थितिकी प्रदेश, इकोलॉजिकल रीजन। भारत में प्राकृतिक प्रदेश सबसे उत्तर में हिमालय प्राकृतिक प्रदेश है, पश्चिम में राजस्थान प्राकृतिक प्रदेश, उत्तर में बृहद गंगा का मैदान या सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान प्राकृतिक प्रदेश, प्रायद्वीपीय प्राकृतिक प्रदेश एक अपना अलग अस्तित्व बनाए है और पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान भी प्राकृतिक प्रदेश हैं। इन्हीं को इकोलॉजिकल रीजन भी कहा जाता है। इकोलॉजी का मतलब है कि सभी प्राकृतिक तत्वों के अंतर संबंध का वैज्ञानिक अध्ययन और इन प्राकृतिक प्रदेशों में उन सभी प्राकृतिक तत्वों जैसे संरचना, उच्चावच, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति और जलवायु तत्वों में अंतरक्रिया है, अंतर संबंध है। इस तरह से हम इन बृहद प्राकृतिक प्रदेशों या कह लीजिए बृहद पारिस्थितिकी प्रदेशों और उनके उप प्रदेशों का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारा मेन फोकस होगा सॉइल, नेचुरल वेजिटेशन एंड एग्रीकल्चरल क्रॉप्स इंडिया, अर्थात किसी क्षेत्र की मिट्टी वहाँ की पारिस्थितिकी की जननी होती है, आधार होता है, उसी पर प्राकृतिक वनस्पतियों का विकास होता है। लेकिन स्वार्थी मानव उन प्राकृतिक वनस्पतियों को हटाकर वहाँ पर मानवकृत वनस्पति या वानिकी और कृषि करता है। आइए हम लोग एक कंपोजिट पारिस्थितिक प्रदेश देखते हैं जिसमें कि बृहद और लघु का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर एक उल्लेखनीय बात है, यदि आप यहाँ बंगलौर और इलाहाबाद को अक्ष मानकर एक रेखा खींचें तो इसके पूरब का भारत नम है, जहाँ पर पर्याप्त वर्षा भी होती है। विशेष रूप से ग्रीष्म काल में उष्णकटिबंधीय बंगाल की खाड़ी के चक्रवातों द्वारा और शीतकाल में लौटते मानसून के द्वारा, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया अर्थात सेवन सिस्टर में भी पर्याप्त वर्षा होती है और पूर्वी तटीय मैदान और पूर्वी घाट पर्वत के पूर्वी ढलानों पर। इसके साथ ही नमी का दूसरा कारण है कि भारत की अधिकांश नदियां उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व बहती हैं, जिनकी निचली घाटी इस रेखा के पूरब में है, अर्थात महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के निचले भाग में मिट्टी में पर्याप्त नमी बनी रहती है, फलस्वरूप वायुमंडल भी नम रहता है। इस तरह से यह एक नम पारिस्थितिकी प्रदेश है और इसमें भी विशेष रूप से नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पर्याप्त नमी, पर्याप्त मॉइस्चर होती है। लेकिन इस बंगलौर इलाहाबाद अक्ष के उत्तर पश्चिम में शुष्क और अर्धशुष्क पारिस्थितिकी प्रदेश हैं। जैसे भारत का सबसे बड़ा शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेश राजस्थान अर्थात अरावली के पश्चिम में शुष्क और अरावली के पूर्व में अर्धशुष्क प्रदेश इस रेखा के उत्तर पश्चिम में है। इसी तरह से भारत का दूसरा बड़ा अर्धशुष्क क्षेत्र पश्चिमी घाट पर्वत के पूरब वृष्टि छाया क्षेत्र है, जो कि इस बंगलौर और इलाहाबाद को मिलाने वाली रेखा के पश्चिम में ही है। इस तरह से व्यापक रूप से भारत में इस रेखा के पूरब का भाग आर्द्र या उपार्द्र पारिस्थितिक प्रदेश है। इसके पश्चिम में शुष्क या अर्धशुष्क पारिस्थितिक प्रदेश है। इस रेखा पर आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह रेखा समूचे अनुदैर्ध्य हिमालय को दो भागों में बांट रही है, अर्थात मध्य नेपाल के पश्चिम में पश्चिम हिमालय और इसके पूर्व में पूर्व हिमालय। इसी तरह से यह रेखा भारत के उत्तरी बृहद मैदान को भी दो भागों में विभाजित करती है, अर्थात इस रेखा के पश्चिम में पंजाब और ऊपरी गंगा का मैदान, इसके पूर्व में मध्य निचले गंगा का मैदान और असम मैदान,
इसी तरह से यह रेखा इस प्रायद्वीपीय पठार को भी दो भागों में बांटती है। पश्चिम का भाग शुष्क, पूरब का भाग आर्द्र, और यह रेखा पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान को भी विभाजित करती है। इस तरह से यदि इस रेखा के सहारे देखा जाए तो भारत को दो पारिस्थितिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। अर्थात हम अध्ययन के दौरान इस पर ध्यान रखेंगे कि पश्चिमी हिमालय की दशाएं, पारिस्थितिकी दशाएं अलग हैं, पूर्वी हिमालय की अलग हैं। पश्चिमी मैदान, पूर्वी मैदान, पश्चिमी पठार, पूर्वी पठार, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। आइए हम देखते हैं कि यह अध्ययन किस तरह से परीक्षोपयोगी हो सकता है। इसमें हम विशेष ध्यान देंगे सॉइल, मिट्टी, नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति और मैन इंजीनियर्ड वेजिटेशन, मानवकृत वनस्पति या वानिकी और कृषि। इससे संबंधित बनने वाले प्रश्न होंगे, नेचुरल वेजिटेशन इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय मैन इंजीनियर्ड वेजिटेशन डिस्कस। अर्थात भारतवर्ष में प्राकृतिक वनस्पति मानवकृत वनस्पति द्वारा स्थानांतरित हो रही है, इसकी व्याख्या कीजिए। इसी तरह से प्रश्न बन सकता है कि बेटर एंड प्रॉपर यूज ऑफ सॉइल। भारतवर्ष में क्या आज की तुलना में मिट्टी का बेहतर और उचित प्रयोग किया जा सकता है? यह मानचित्र आपकी मदद करेगा। इसी तरह से प्रश्न बन सकता है एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग, कृषि जलवायु प्रदेश या कृषि जलवायु प्रादेशिक नियोजन। अर्थात भारत के हर क्षेत्रों की जलवायु, मिट्टी, उच्चावच दशाएं अलग हैं। अर्थात अलग अलग छोटे प्राकृतिक या पारिस्थितिक प्रदेश हैं, उनके नियोजन पर आपसे पूछा जा सकता है। इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि चेंजिंग लैंड एंड सॉइल यूज इन इंडिया, भारत में क्या मिट्टी और भू उपयोग प्रतिरूप में अंतर आ रहा है, इसकी व्याख्या करिए। इसी तरह से प्रश्न बन सकता है रिसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि में अभिनव प्रवृत्तियाँ। अर्थात भारत के हर पारिस्थितिक प्रदेश के लिए IMD और ICAR ने एक क्रॉप वेदर चार्ट बनाया है और किसान उसका किस हद तक अनुसरण और अनुकरण कर रहे हैं और क्या इससे भारत की कृषि में कुछ नए चेंजेज आ रहे हैं, इसकी भी समीक्षा आपसे पूछी जा सकती है। इसी तरह से एक प्रश्न बन सकता है पेडो एग्रो क्लाइमो फॉरेस्ट सब डिविजन्स ऑफ इंडिया। अर्थात भारत को मृदा, कृषि, जलवायु, वानिकी उप विभागों में विभाजित कीजिए। और एक प्रश्न और बन सकता है इकोलॉजिकल सब डिविजन्स ऑफ इंडिया, भारत को पारिस्थितिकी उप विभागों में बांटिए। भारत में 6 बृहद प्राकृतिक या पारिस्थितिकी उप विभाग हैं। नंबर 1 हिमालय, दूसरा राजस्थान का शुष्क और अर्धशुष्क, तीसरा उत्तरी मैदानी भाग, चौथा पठार, पांचवा पश्चिमी तटीय मैदान और छठा पूर्वी तटीय मैदान। लेकिन आइए हम देखते हैं इनके उप प्राकृतिक या पारिस्थितिकी प्रदेशों को। सबसे पहले हम हिमालय में बृहद हिमालय पर यात्रा करें तो हम देखते हैं कि ग्रेटर हिमालय पर आइस है, बर्फ़ है और उस पर नो वेजिटेशन, वनस्पति का विकास नहीं है और इसी तरह से उस पर किसी भी तरह की फसल नहीं पैदा की जा सकती। लेकिन बृहद हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर जहाँ पर कि हिली ब्राउन सॉइल है, पर्वतीय भूरी मिट्टी है और विशेष रूप से उसका निर्माण हिमानी प्रक्रम से हुआ है, वह मोरेनिक सॉइल है, खुरदुरी प्रकार की मिट्टी है, अस्थायी है, इसमें ह्यूमस की कमी है और इसलिए यहाँ पर शंक्वाकार सदाबहार वन मिलते हैं। इसके दक्षिण में बृहद और मध्य हिमालय के बीच घाटियाँ हैं, जैसे कश्मीर घाटी, कुल्लू मनाली घाटी। इसमें एलुवियल सॉइल जलोढ़ मिट्टी है जो बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के ढलानों से जलीय और हिमानी प्रक्रम द्वारा घाटी में निक्षिप्त की जाती है। इसमें विशेष रूप से शंक्वाकार वन हैं, लेकिन उनको काटकर वहाँ के कृषक फलों की खेती और गेहूं की खेती करते हैं।
इस घाटी के दक्षिण में आने पर मध्य हिमालय पर विशेष रूप से ग्रे सॉइल है, पर्वतीय भूरी मिट्टी है और यहाँ पर मिक्स्ड फॉरेस्ट मिश्रित प्रकार के वन मिलते हैं, जिसमें उत्तर से शंक्वाकार वृक्षों की प्रजातियाँ और दक्षिण अर्थात शिवालिक से पतझड़ प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। और यहाँ पर हॉर्टिकल्चर इन द वेस्ट अर्थात मध्य हिमालय के पश्चिमी भाग में, जैसा कि हम लोग अभी देखे थे, हॉर्टिकल्चर फलोद्यान विशेष रूप से सेब, संतरे इत्यादि होते हैं, जबकि पूर्वी हिमालय लेकिन मध्य हिमालय पर चाय के बाग हैं और यहाँ पर पाइन एप्पल के वृक्ष, पाइन एप्पल की कृषि भी होती है। अर्थात पश्चिम हिमालय और पूर्वी हिमालय में अंतर मध्य हिमालय श्रेणी में ही पाया जाता है, बृहद हिमालय में नहीं, क्योंकि बृहद हिमालय पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ है, उसमें जलवायुगत समरूपता मिलती है। लेकिन मध्य हिमालय के पश्चिम में जलवायु शुष्क और पूरब में जलवायु आर्द्र होती है। इसके दक्षिण में घाटी को दून कहा जाता है, जो मध्य और शिवालिक के बीच है, जैसे देहरादून, कोट दून, और इसमें जलोढ़ प्रकार की मिट्टी मिलती है जो अधिक बारीक होती है, जो मध्य हिमालय और शिवालिक से वहाँ निक्षिप्त की जाती है, जिसमें प्राकृतिक या पारिस्थितिकी रूप से डेसिडुअस फॉरेस्ट पतझड़ प्रकार के वृक्ष मिलते हैं। लेकिन इनको काट कर यहाँ पर विशेष रूप से धान की खेती की जाती है, जिसे देहरादून में धान, राइस। इस दून के दक्षिण में आने पर शिवालिक पर्वत श्रेणी है। इसकी मिट्टी हिली ग्रे है, ब्राउन है, भूरी है और यहाँ पर पतझड़ प्रकार के वृक्ष मिलते हैं, लेकिन इनको काटकर प्लांटेशन एग्रीकल्चर बागाती कृषि की जाती है और धान की सीढ़ीनुमा कृषि भी होती है। शिवालिक के दक्षिण में फूटहिल तराई क्षेत्र में निश्चित रूप से क्लेई सॉइल मिलती है, लेकिन इसमें बोल्डर्स भी होते हैं, पेबुल, कोबुल भी होते हैं, लेकिन यह चिकनी मिट्टी सपोर्ट करती है सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, अर्ध सदाबहार वनों को। यहाँ मिलते हैं सेमी एवरग्रीन अर्ध सदाबहार के वृक्ष, जिसका कारण है कि शिवालिक की दक्षिणी ढाल पर तलहटी में पर्याप्त वर्षा भी होती है, और दूसरा कारण है कि हिमालय से आने वाली नदियाँ इसी भाबर क्षेत्र में जल का निक्षेप करती हैं, इसलिए मिट्टी में पर्याप्त आर्द्रता रहती है। और यहाँ पर डेसिडुअस प्रकार के भी वृक्ष मिलते हैं, लेकिन उनको काट कर यहाँ के कृषक धान और गन्ने की खेती करते हैं। निचले भागों में जहाँ जलाप्लावन होता है वहाँ धान, और थोड़ा सा ऊंचे भाग में गन्ने की कृषि की जाती है। इस तरह से हिमालय में ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय 3 इकोलॉजिकल रीजन हैं। इसके साथ ही वैली जो ग्रेटर और मिडिल के बीच में है, और दून जो मिडिल और शिवालिक के बीच में है, वो अलग पारिस्थितिकी प्रदेश का निर्माण करते हैं, जिनमें प्राकृतिक वनस्पति और मानवीय वनस्पति में भिन्नता मिलती है। अब आइए हम भारत के उत्तरी बृहद मैदान पर एक दृष्टि डालते हैं। सबसे पश्चिम में पंजाब या सतलज का मैदान है और इसी के अंतर्गत ही अपर गंगा प्लेन भी है। इसमें विशेष रूप से सॉइल सैंडी है, अर्थात मिट्टी के कण बड़े हैं, और यहाँ पर वनस्पति में प्राकृतिक वनस्पति में डेसिडुअस फॉरेस्ट है। लेकिन यहाँ के सभ्य लोगों ने इसको काट कर यहाँ पर विशेष रूप से व्हीट, कॉटन और राइस का प्रोडक्शन शुरू किया है। इस तरह से यह एक कृषि की दृष्टि से उपजाऊ क्षेत्र है। इसके पूर्व में मिडिल गंगा प्लेन है और मिडिल गंगा प्लेन की सॉइल लोम या दोमट है। यहाँ की पारिस्थितिकी के अनुसार यहाँ पतझड़ वन पाए जाते हैं, लेकिन इन पतझड़ वनों को कृषकों ने काटकर विशेष रूप से गेहूँ, गन्ना और धान की कृषि करना शुरू किया है। इसके पूर्व में आने पर लोअर गंगा प्लेन, निचला गंगा प्लेन और उसी की समतुल्य असम प्लेन भी है, और यहाँ की मिट्टी क्लेई है, चिकनी है, और यहाँ पर
पर्याप्त नमी और जल की उपलब्धता के कारण सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, अर्ध सदाबहार वन, जिनको हटाकर यहाँ किसान राइस कल्टीवेशन, धान की कृषि करते हैं। इस तरह से समूचे उत्तरी मैदान में विशेषतः 3 पारिस्थितिकी प्रदेश हैं। अब आइए हम देखते हैं भारत का सबसे शुष्क प्राकृतिक प्रदेश या पारिस्थितिकी प्रदेश राजस्थान का मरुस्थल है, जहाँ की मिट्टी डेजर्ट या बलुई टाइप की है, खुरदुरी है, सैंडी है और इसमें विशेष रूप से मिनरल्स तो अधिक पाए जाते हैं क्योंकि अपक्षय जनित है, लेकिन यहाँ पर ह्यूमस की कमी मिलती है। इसलिए यहाँ पर जल की कमी के कारण जीरोफाइट अर्थात मरुद्भिद वनस्पतियों का ही विकास हो पाया है। लेकिन यहाँ के किसान यहाँ पर विशेष रूप से बरानी कृषि या ड्राई फार्मिंग करते हैं और ड्राई फार्मिंग में मोटे दाने जैसे मिलेट, ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ और उसके साथ मसाले की खेती होती है। इसके बाद हम दक्षिण में गुजरात के रन ऑफ कच्छ में देखते हैं, जहाँ पर दलदली प्रकार की मिट्टी है, हाइड्रोमार्फिक है और यह मिट्टी नमकीन भी है, इसलिए इसमें मैंग्रोव प्रकार की वनस्पति होती है। लेकिन जहाँ जलाप्लावन कम होता है वहाँ पर धान की भी कृषि करते हैं। हम गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में देखते हैं। काठियावाड़ प्रायद्वीप की मिट्टी काली है, जो महाराष्ट्र के लावा का ही विस्तार है और यहाँ पर विशेषतः रेड कलर, लाल रंग की भी मिट्टी पाई जाती है, जिसका कारण है गिरनार, शत्रुंजय पहाड़ियाँ, जो कि विशेषतः विंध्याचल पर्वत का ही पश्चिम की तरफ विस्तार हैं और इस पर सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, अर्ध सदाबहार वन जैसे गिर फॉरेस्ट मिलता है, जिसका कारण है यहाँ पर्याप्त नमी और उसका कारण है अरब सागरीय शाखा से ग्रीष्मकाल में पर्याप्त वर्षा। लेकिन इन वनों को काटकर यहाँ के किसान काटन, शुगर केन और वीट की खेती करते हैं। इसके पश्चात हम पश्चिमी तटीय मैदान पर देखते हैं कि वेस्ट कोस्ट प्लेन पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिम में स्थित है, जहाँ पर कि क्लेई सॉइल मिलती है, अलुवियल सॉइल मिलती है और यह जलोढ़ मिट्टी निश्चित रूप से कुछ खुरदुरी होती है, क्योंकि छोटी छोटी नदियाँ कम दूरी तक ही मिट्टी का अपरदन करती हैं और इस प्रकार की मिट्टी में अर्ध सदाबहार वन मिलते हैं। लेकिन उनको काट कर यहाँ के किसान नारियल की खेती और विशेष रूप से धान की खेती करते हैं। इसके पूर्व में पश्चिमी घाट पर्वत है। पश्चिमी घाट पर्वत की मिट्टी लैटराइट प्रकार की है, जो रेड कलर की होती है और मिनरली रिच होती है, लेकिन ह्यूमस की दृष्टि से कमज़ोर होती है। लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से पतझड़ और अर्ध सदाबहार प्रकार के वृक्ष मिलते हैं, जिनको काटकर यहाँ के किसान मसालों की खेती और बागाती कृषि करते हैं। इसी तरह से पूर्वी तटीय मैदान की मिट्टी भी एलुवियल है, जलोढ़ है, जो महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के निचले भागों में निक्षिप्त की गई है और इस पर भी अर्ध सदाबहार प्रकार के और पतझड़ प्रकार के वन मिलते हैं और विशेष रूप से नदी की घाटियों में गलेरिया वन मिलते हैं, जिनको काटकर यहाँ पर धान की कृषि की जाती है। इसके पश्चात हम आइए देखते हैं, हमारा प्रायद्वीपीय पठार त्रिभुजाकार है, जिसका एक उत्तरी भाग है और उत्तरी और मध्यवर्ती भाग है, सेंट्रल एंड ईस्टर्न प्लेटो रीजन, जिसमें मिक्स्ड रेड एंड ब्लैक सॉइल है, अर्थात महाराष्ट्र की काली मिट्टी बहकर पूरब गई और पूरब की रेड एंड येलो सॉइल मिल करके मिश्रित लाल और काली मिट्टी का निर्माण करती है और यहाँ पर उपार्द्र जलवायु दशाओं के फलस्वरूप ट्रॉपिकल डेसिडुअस अर्थात उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन हैं, जिनको हटाकर यहाँ के कृषक तंबाकू, गेहूँ और धान की कृषि करते हैं। इसके पश्चात वेस्टर्न प्लेटो अर्थात पश्चिमी पठार पारिस्थितिकी प्रदेश है, जहाँ पर ब्लैक सॉइल या काटन या रेगुर सॉइल है और यहाँ पर भी
उपार्ध दशा के कारण डेसिडुअस फॉरेस्ट पतझड़ प्रकार के वृक्ष मिलते हैं, जिनको हटाकर यहाँ के किसान कॉटन अर्थात कॉटन, कपास, प्याज, फल, गेहूँ और गन्ने की कृषि करते हैं। इस तरह से यह कृषि की दृष्टि से एक उपजाऊ क्षेत्र है। इसके पश्चात पूर्वी पठार पर, ईस्टर्न प्लेटो पर भी लाल और मिश्रित मिट्टी मिलती है और यहाँ पर ट्रॉपिकल डेसिडुअस अर्थात उष्णकटिबंधीय पतझड़ प्रकार के वृक्ष मिलते हैं, जिनको हटाकर यहाँ पर कोर्स ग्रेन अर्थात मोटे दानों वाले अनाज पैदा किए जाते हैं। इस प्रकार से यह रहा भारत का प्राकृतिक प्रदेश, या इसको कह सकते हैं इकोलॉजिकल पारिस्थितिक प्रदेश, जिसमें हम सबसे पहले हिमालय, राजस्थान, मैदान, पठार, पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदानों के बृहद पारिस्थितिकी प्रदेशों में बांटा, पुनः उनको उप प्रदेशों में बांटा और इस बोर्ड में जितनी सूचनाएं हैं उनसे बनने वाले प्रश्न ये हैं।